दिल्ली का साकेत कोर्ट 16 दिसंबर को हुए गैंगरेप मामले में आज अपना फैसला सुना सकता है। इस मामले में 4 बालिग आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चला था। यह फैसला इसी मामले में नाबालिग अभियुक्त को 3 साल की सजा मिलने के 10 दिन बाद सुनाया जा रहा है। नाबालिग को अलग से जुवेनाइल न्याय बोर्ड ने दोषी ठहराया था और उसे सजा सुनाई थी। पिछले साल 16 दिसंबर को दिल्ली में चलती बस में 5 बालिग आरोपियों और एक नाबालिग ने 23 साल की एक पैरामेडिकल लड़की से सामूहिक बलात्कार किया था। दरिंदों ने लड़की को बुरी तरह जख्मी करने के बाद सड़क पर फेंक दिया था। इस वारदात में जख्मी लड़की की सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस गैंगरेप को लेकर देश भर में आक्रोश था और इस मामले की सुनवाई 130 बैठकों में पूरी हुई। इस मामले के बाद बलात्कार विरोधी कानून में संशोधन भी किया गया। दिल्ली गैंगरेप मामले में एक आरोपी बस ड्राइवर राम सिंह की तिहाड़ जेल में मौत हो गई थी, जिस वजह से उसके खिलाफ सुनवाई खत्म कर दी गई थी। न्यूज 24 से पीड़ित लड़की के माता पिता ने कहा है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, तभी उनकी बेटी को न्याय मिल पाएगा। लड़की के माता पिता ने कहा कि चारों बालिग आरोपियों को मौत से कुछ भी कम सजा उनकी दिवंगत बेटी के साथ नाइंसाफी होगी। वो किशोर को मिली सजा से भी असंतुष्ट हैं। निर्भया के परिवार ने न्यूज 24 से कहा कि उन्हें कानून पर भरोसा है, लेकिन बेटी को खोने का गम है। निर्भया के मां बाप का कहना है कि उसके गुजर जाने के बाद जिंदगी के मायने ही बदल गए हैं। 16 दिसंबर की खौफनाक वारदात के बाद अस्पताल के बिस्तर पर निर्भया ने तड़पते हुए जिंदगी को अलविदा कह दिया, लेकिन उसका परिवार आज भी दर्द और तड़प के साथ जिंदगी जीने को मजबूर है। मुजफ्फरनगर हिंसा में अब तक 31 लोगों की मौत, अभी तक 200 दंगाइयों को किया गया गिरफ्तार। दंगाग्रस्त इलाकों के सभी हथियारों के लाइसेंस रद्द। जांच के लिए न्यायिक आयोग की गठन की गई। हिंसा के समूचे घटनाक्रम की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित किया गया है। आयोग 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। दंगे की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश विष्णु सहाय की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग 27 अगस्त को मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में 3 लोगों की हत्या से लेकर 9 सितंबर के बीच हुए घटनाक्रम के बारे में अपनी रिपोर्ट देगा। आयोग खासकर इसकी जांच करेगा कि प्रशासन ने कहां-कहां ढिलाई या चूक की। राज्यपाल ने यूपी के मुजफ्फरनगर के दंगों के बारे में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपी सरकार को पहले ही इस तरह की घटना के बारे में आगाह किया गया था, लेकिन सरकार इसे रोकने में नाकाम रही। मुजफ्फरनगर दंगा मामले में सहारनपुर के डीआईजी और कमिश्नर पर गिरी गाज। दोनों अफसरों का तबादला। भुवनेश कुमार सहारनपुर के नए कमिश्नर, अशोक मुठा जैन सहारनपुर के नए डीआईजी। मुजफ्फरनगर दंगा मामले में 4 बीजेपी विधायक और एक कांग्रेस लीडर समेत कुल 40 नामजद बीजेपी एमएलए हुकुम सिंह, सुरेश राणा, भारतेंदु संगीत सोम और पूर्व कांग्रेस सांसद हरेंद्र मलिक पर मुकदमा दर्ज। अखिलेश सरकार ने दंगा भड़काने के मामले में भारतीय किसान यूनियन लीडर नरेश टिकैत, राकेश टिकैत के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज किया है। सभी की गिरफ्तारी का आदेश। हालात को काबू में करने के लिए पूरे मुजफ्फरनगर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। शहर में अमन चैन की बहाली के लिए पुलिस के तमाम आला अफसरों की टीम के साथ साथ पीएसी, सीआरपीएफ, आरएएफ और आईटीबीपी की कई बटालियन की तैनाती की गई है। दंगे के बाद पूरे यूपी में हाई अलर्ट के बीच मुजफ्फरनगर के 3 थाना इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सरकार ने हिंसा को फैलने से रोकने के लिए उन नेताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने का फैसला किया है जो भीड़ को भड़काने के आरोपी पाए जाएंगे। यूपी उत्तराखंड से सटी सीमा सील कर दी गई है। उत्तराखंड में हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून पर खास नजर रखी जा रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने जरूरत पड़ने पर केंद्र से और फोर्स भेजने की बात कही है। मुजफ्फरनगर में हुई सांप्रदायिक हिंसा के लिए समाजवादी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए मायावती ने सूबे की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। सपा सरकार को बर्खास्त कर यहाँ तुरंत ही राष्ट्रपति शासन लगाने की आवश्यकता है। इस मुजफ्फरनगर दंगे पर बीएसपी सुप्रीमो का अखिलेश सरकार पर सीधा आरोप। कहा मुजफ्फरनगर दंगों के पति ने कहा कि उत्तर प्रदेश में
जंगल राज है, राष्ट्रपति शासन लागू करे केंद्र सरकार। मुजफ्फरनगर हिंसा पर यूपी सरकार की ली खबर, कहा यूपी सरकार ने समय पर कार्रवाई नहीं की। और इस मामले में सरकार यदि चाहती है तो तभी ही स्थिति को नियंत्रण में कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बीजेपी ने मुजफ्फरनगर दंगे की जांच की मांग की है। नकवी बोले सरकार दंगे के जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई करे। समाजवादी नेता नरेश अग्रवाल के मुताबिक मुजफ्फरनगर में हालात धीरे धीरे पटरी पर आ रहे हैं, कहा दंगाइयों से सख्ती से निपटेगी सरकार। जयपुर के अमरूदों का बाग में बीजेपी की एक रैली आज होने जा रही है, जिसमें बीजेपी चुनाव प्रचार कमेटी के प्रमुख नरेंद्र मोदी और पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह हिस्सा लेंगे। राजस्थान बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे ने रैली का आयोजन किया है। प्रदेश में पार्टी की स्वराज संकल्प यात्रा की समाप्ति आज हो रही है, जिसके मौके पर ही रैली का आयोजन किया गया है। बीजेपी की इस रैली के साथ ही प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की चुनाव प्रचार की रणभेरी भी आज बज जाएगी। वसुंधरा ने स्वराज संकल्प यात्रा के जरिए 200 विधानसभा क्षेत्रों से 181 क्षेत्रों का दौरा किया है। जयपुर की नरेंद्र मोदी की रैली के लिए बीजेपी ने मुसलमानों के लिए ड्रेस कोड तय किया है। बीजेपी नेताओं ने ज्यादा से ज्यादा अल्पसंख्यकों को रैली में लाने के लिए कहा है। बीजेपी के मुताबिक ये रैली बीजेपी के इतिहास में सबसे बड़ी रैली के रूप में जानी जाएगी, लेकिन ये रैली इसलिए भी अलग है क्योंकि ये रैली लालकृष्ण आडवाणी के बिना होगी। आरएसएस और बीजेपी का मोदी मंथन खत्म। संघ लीडर मनमोहन वैद्य ने कहा मीटिंग में बीजेपी के पीएम कैंडिडेट पर नहीं हुई कोई चर्चा। पीएम कैंडिडेट को लेकर कोई चर्चा हुई? मैंने पहले कहा था इस मीटिंग चर्चा न होने वाली थी और न हुई है। बैठक खत्म होने के बाद बोले संघ लीडर मनमोहन वैद्य, आने वाले चुनावों को लेकर हुई चर्चा। मोदी की पीएम उम्मीदवारी पर कोई फैसला नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में हो सकता है नाम का ऐलान। खबरों के मुताबिक संघ चाहता है कि मोदी के नाम के ऐलान के वक्त आडवाणी, जोशी और सुषमा मौजूद रहें। आडवाणी के जरिए मोदी के नाम का ऐलान कर मोदी विरोधी लोगों की हवा निकालने की कोशिश होगी। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पर निशाना, कहा केंद्र सरकार सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कमेटी बनाती है, रिपोर्ट पर नहीं होती है कोई कार्रवाई। केंद्र में नाकारी सरकार। आम चुनाव के मुद्दे पर अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने में जुटी केंद्र सरकार। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने भारत निर्माण अभियान की शुरुआत का ऐलान किया। गोंडा में केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने एक बार फिर मोदी पर कड़ा बयान दिया है। उन्होंने लोगों से कहा है कि आपको तय करना है कि गोधरा के हत्यारे को पीएम बनाएंगे या शहीदों के चिराग राहुल गांधी को। बेनी प्रसाद वर्मा ने मुलायम सिंह यादव पर निशाना साधा। मुलायम को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनसे एक प्रदेश संभाला नहीं जा रहा, वो हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान को लड़ाकर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ कानपुर के स्वरूप नगर थाने में शिकायत पत्र दिया गया है। ये शिकायत पत्र बीजेपी के नेता अंशुमान गुप्ता ने थाने में दिया है। शिवपाल के स्कॉट में चल रही गाड़ी से बीजेपी नेता अंशुमान गुप्ता की गाड़ी में टक्कर हो गई, जिसके बाद स्कॉट में तैनात सुरक्षा कर्मियों से बीजेपी नेता की तीखी झड़प हो गई। दूरसंचार नियामक ट्राई ने स्पेक्ट्रम नीलामी के अगले दौर के लिए आरक्षित मूल्य में भारी कटौती की सिफारिश की है। इससे पहले स्पेक्ट्रम नीलामी के प्रयास सफल नहीं हो पाए थे। ट्राई ने बेसिक प्राइस में की 81% तक कटौती की सिफारिश। केंद्र सरकार ने भारत के दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। दाऊद को गिरफ्तार कर भारत लाने के लिए सरकार अमेरिका से मदद लेगी। साझा ऑपरेशन के लिए अटॉर्नी जनरल ने सामने रखा प्रस्ताव। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के मुताबिक भारत और अमेरिका मिलकर एक साझा ऑपरेशन के जरिए दाऊद को पकड़ेंगे। तो FBI को भी बोला हूं और अमेरिकन गवर्नमेंट को भी बोला हूं
कि ऐसे इंटरनेशनल जो टेररिस्ट है उनको एक दूसरे सरकार ने मिलके सहयोग देना चाहिए। शिंदे के मुताबिक यासीन भटकल और टुंडा जैसे आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अब दाऊद पर शिकंजा कसने की तैयारी में है भारत। शिंदे पहले भी कह चुके हैं कि दाऊद पाकिस्तान में ही है। गृहमंत्री शिंदे के मुताबिक भारत ने दाऊद की गिरफ्तारी के लिए अमेरिका के सामने ज्वाइंट ऑपरेशन का प्रस्ताव रखा है। इसके ज्वाइंट एक्शन टीम बनाई जाएगी। FBI तो पहले ही दाऊद के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर चुकी है। वो इंटरपोल में बताया है कि इसके रेड कॉर्नर नोटिस इशू की है और हमें पता है कि वो पाकिस्तान में छुपा हुआ है। नक्सली हिंसा पर दाखिल IPL PIL की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और 10 राज्यों को नोटिस भेजा है। 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश। आसाराम को जोधपुर के मथुरा अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराया गया। आसाराम 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आसाराम को जोधपुर के सेंट्रल जेल से सोमवार को जांच के लिए जोधपुर के मथुरा अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में करीब 2 घंटे तक जांच करने के बाद उन्हें वापस सेंट्रल जेल भेज दिया गया। आसाराम का MRI जांच कराने के लिए डॉक्टरों और पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। उनका ECG नॉर्मल पाया गया, लेकिन जब ब्लड टेस्ट को कहा गया तो आसाराम ने साफ मना कर दिया। इससे पहले आसाराम ने कहा कि खून से क्या क्या जांचोगे, लेकिन उनका ब्लड टेस्ट भी किया गया, जिसके बाद आसाराम बोले कि अति हो गई, जुल्म की अति हो गई है भाई। अहमदाबाद में न्यूज 24 ने शिल्पी का घर खोज निकाला है। संभावना जताई जा रही है कि यही शिल्पी का घर हो सकता है। बताया जा रहा है कि ये घर आसाराम ने ही शिल्पी को दिया था। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में सोमवार को पंजाब केसरी ने युवा केसरी का शुभारंभ किया। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, पंजाब केसरी के संपादक अश्विनी कुमार, बीजेपी की उपाध्यक्ष स्मृति ईरानी समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। अहमदाबाद के मेट्रो कोर्ट के बाहर एक पत्नी ने अपने ही पति की जमकर धुनाई कर दी। डिंपल और नरेश की शादी 4 साल पहले ही हुई थी और दोनों के बीच दहेज को लेकर अनबन हो रही थी। नरेश के ताने से तंग आकर डिंपल ने नरेश के खिलाफ दहेज का मामला दर्ज करवा दिया था। मामले की सुनवाई अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में चल रही थी। इसी सुनवाई के दौरान मेट्रो कोर्ट के बाहर डिंपल और उसके भाई ने नरेश पर हमला बोल दिया। यमुनानगर में एक पति की दरिंदगी सामने आई है। संतान के लिए एक शख्स ने अपनी पत्नी को अपने भाई के हवाले ही नहीं किया, बल्कि दोस्तों में भी उसकी इज्जत का सौदा कर डाला। जब महिला ने विरोध करना शुरू किया तो ससुराल वालों ने महिला पर केरोसिन का तेल डालकर उसे जलाने की भी कोशिश की। किसी तरह महिला इनके चंगुल से बचकर निकली और मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। प्रलयकारी बाढ़ से तबाह होने के बाद वीरान पड़े केदारनाथ मंदिर में 11 सितंबर से दोबारा पूजा शुरू होने जा रही है। हालांकि सामान्य स्थिति बहाल नहीं हो पाई है। केदारनाथ में फिलहाल वहां सिर्फ मंदिर में पूजा शुरू होगी, श्रद्धालुओं के लिए यात्रा नहीं होगी। 11 सितंबर को सिद्ध अमृत योग है, जिसे हिंदू धर्म में पवित्र दिन माना जाता है। इसी दिन वैदिक रीति से शुद्धिकरण के बाद केदारनाथ में सुबह 7 बजे से पूजा शुरू होगी। उत्तराखंड सरकार, मंदिर समिति और धर्मचार्यों की बैठक में ये सामूहिक फैसला लिया गया है। 16 और 17 जून को आई तबाही के बाद से केदारनाथ का संपर्क सड़क मार्ग से अभी भी कटा हुआ है, इसलिए फिलहाल वहां सिर्फ मंदिर में पूजा शुरू होगी। श्रद्धालुओं के लिए यात्रा अभी नहीं होगी। केवल 30 साधु ही केदारनाथ में पूजा करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा है कि 11 तारीख को स्थिति देखने के बाद ही यात्रा की शुरुआत पर फैसला लिया जाएगा। 30 सितंबर को बैठक होगी, जिसके बाद ही फैसला होगा। गणेश चतुर्थी के मौके पर सलमान खान ने अपनी बहन अलविरा के घर गणपति की स्थापना की। हर साल दबंग खान अपने गैलेक्सी अपार्टमेंट स्थित फ्लैट में गणेश जी की स्थापना करते हैं, लेकिन इस बार गैलेक्सी में रिनोवेशन के चलते अपनी बहन अलविरा के घर गणपति की स्थापना की। गणेश चतुर्थी के दिन सलमान और उनके परिवार ने धूमधाम से गणपति की स्थापना की और शाम में अपने करीबी दोस्तों और परिवार वालों के साथ आरती भी की।
पूरा बॉलीवुड गणपति की भक्ति के रंग में रंगा है। नाना पाटेकर, गोविंदा, जितेंद्र ने भी अपने घरों में बप्पा की स्थापना की और गणपति के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। छोटे पर्दे के कलाकार भी गजानन के सुमरन में लगे हैं। श्वेता तिवारी, रागनी खन्ना, भारती ने भी मंगल मूर्ति की स्थापना कर मंगल कामना की। बॉलीवुड की हॉट हीरोइन राखी सावंत और संगीतकार बप्पी लहरी ने भी बड़ी श्रद्धा से की भगवान गणपति की पूजा अर्चना। मुंबई में गणेश उत्सव की जबरदस्त रौनक और धूम। दस दिन के गणपति महोत्सव के पहले दिन मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में विशेष पूजा और आरती का आयोजन किया गया। बड़ी तादाद में आम लोग गणपति के दर्शन के लिए उमड़े। कॉमेडी एक्टर सुनील पॉल भी गणपति की अर्चना में जुटे। लंबोदर से आशीर्वाद लेकर गणपति विसर्जन के बाद नई फिल्म की करेंगे शुरुआत। गणेश उत्सव को देखते हुए मुंबई में सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई है। लालबाग के राजा और सिद्धि विनायक समेत मुंबई के सभी 6000 पंडालों में आसपास चौकसी बढ़ा दी गई है। कानपुर में गणेश चतुर्थी के मौके पर गजानन की इको फ्रेंडली मूर्ति की मांग जोरों पर है। यूपी में भी बड़े पैमाने पर मोदक प्रिय गणेश की पूजा की परंपरा रही है।